सो हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑल। तो यार आज हम केमिस्ट्री का अपना थर्ड चैप्टर करने जा रहे हैं जिसका नाम है एटम्स एंड मॉलिक्यूल। तो एटम्स एंड मॉलिक्यूल के कुछ बहुत छोटा सा चैप्टर है, इसमें 2-3 पॉइंट्स हैं, इन्हीं को ही बस आपने देखना है और वी विल बी डन विद द चैप्टर। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो यार डेमोक्रेटिस एंड ल्यूसिपस दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये बताया था कि किसी भी पार्टिकल को हम जब तक डिवाइड करते रहेंगे और जो हमारे को सबसे छोटी चीज़ एंड में मिलेगी उसको हम एटम बोलेंगे। ठीक है, तो ये किसने बताया था? डेमोक्रेटिस एंड ल्यूसिपस। ये आपको याद रखना है, ठीक है, क्योंकि कई बार साइंटिस्ट के नेम्स वगैरह पूछ लेते हैं एग्जाम में। इसके बाद में आता है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, क्योंकि डाल्टन जो साइंटिस्ट थे उन्होंने ही बताया था कि उन्होंने मतलब इनका तो पोस्टुलेट था, मतलब इन्होंने एजम्पशन की थी, कोई वो नहीं दिया कि प्रूफ वगैरह नहीं दे पाए थे। तो प्रूफ नहीं था तो कोई मानने को तैयार नहीं था, तो मानने को तैयार नहीं था इसीलिए फिर बस इनकी बात को ऐसे ही माना गया कि भाई हाँ होता होगा या नहीं भी होता होगा। बट ये पहले थे डेमोक्रेटिस एंड ल्यूसिपस जिन्होंने पहले बताया था। उसके बाद में आते हैं आपके जॉन डाल्टन। तो जॉन डाल्टन जो थे उन्होंने पूरे पोस्टुलेट्स दिए थे ये डिफाइन करने के लिए कि एटम ही है जो सबसे छोटा पार्टिकल है। किसी भी पार्टिकल के अंदर सबसे छोटी चीज़ जो है, छोटी इकाई जो है वो क्या है? एटम है। ठीक है, तो क्या किसने बताया था? डाल्टन ने बताया था। डाल्टन डिफाइन एटम। ठीक है, इसके बाद में एंटोनी लेवेशियर नाम के साइंटिस्ट थे। एंटोनी लेवेशियर नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने आपके लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन दिए थे, जिसमें पहला लॉ आता है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, दूसरा लॉ आता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है? किसी भी चीज का अगर आप मास लेते हो, ठीक है, जो रिएक्टेंट्स तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास क्या कहता है? जैसे कोई भी हम रिएक्शन लिखते हैं उसमें एक रिएक्टेंट होता है, एक प्रोडक्ट होता है। ठीक है, तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होता है, इनका कोई मास होता है। जैसे कोई भी रिएक्शन लिखते हैं हम, जैसे हमने लिखी C+O2 इज इक्वल टू CO2। ठीक है, ये रिएक्शन लिखी हमने, तो इसका जो मास होता है, जैसे कि कार्बन का मास हो गया 12, ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 2 है तो 32 हो जाएगा। वैसे ही अगर यहाँ पे करते हैं तो ये 12 प्लस में 32। तो आपने देखा कि यहाँ पे और यहाँ पे दोनों वैल्यू सेम आ रही है, तो मतलब कि मास जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है जब भी हम एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखते हैं तो। ठीक है, ये किसने बताया था? आपका एंटोनी लेवेशियर ने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में बताया था, सबको पता होगा। इसके बाद में आता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। इसके बाद में आपका आता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या कहता है आपका कि जैसे कि हमने देखा होगा कोई भी चीज़ है, पानी है जैसे, तो पानी की खुद की एक प्रोपोर्शनैलिटी होती है कि H2O क्या होता है? हमारा पानी होता है। तो इसमें क्या है? 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन है, ये इसकी रेशियो है। तो अब आप कोई सा भी पानी उठा लो, चाहे अपने घर का पानी उठा लो, चाहे इंग्लैंड का पानी उठा लो, चाहे USA का उठा लो, चाहे पाकिस्तान का उठा लो। ठीक है, पाकिस्तान का तो क्यों उठाना, ठीक, किसी भी कंट्री का, कहीं किसी भी जगह का पानी उठा लो, उसमें H2O की जो कंपोजिशन होगी वो 2:1 ही रहेगी। ठीक है, तो ये कौन सा बताता है? आपका लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। डाल्टन ने, जॉन डाल्टन नाम के जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने एटम को डिस्कवर किया था, मैंने बताया। इन्होंने कुछ पोस्टुलेट दिए थे जो कि डाल्टन्स के पोस्टुलेट माने जाते हैं। इन पे कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि पूछ लेता है कि इनमें से कौन सा डाल्टन का पोस्टुलेट नहीं है। तो जैसे कि हम डिस्कस करेंगे, पहला पोस्टुलेट था कि एटम जो है वो किसी पार्टिकल का टाइनी पार्टिकल है। एटम इज द टाइनी पार्टिकल। ठीक है, पहला तो ये हो गया। दूसरा था कि इसी का सिमिलर ही है, मतलब ये आपस में रिलेट करते रहेंगे। ठीक है, तो दूसरा था कि एटम्स कंबाइन टू फॉर्म कंपाउंड्स। ठीक है, तीसरा था कि जब भी हमने किसी सेम पार्टिकल के एटम्स लिए तो उनकी जो कंपोजिशन होगी वो हमेशा सेम रहेगी। ठीक है, हमने अगर एटम लिए, ठीक है, किसी भी एक एलिमेंट के हमने एटम लिए जो कि सेम है,
तो उसके जो एटम्स होंगे वो भी आपस में, उनकी प्रॉपर्टीज भी आपस में सेम होंगी। मतलब कि एक कोई भी एलिमेंट था, इसके हमने एटम्स को लिया, 2 एटम्स लिए, तो अगर इसमें भी मान लो अगर ये इसका कलर भी रेड है तो इसका भी रेड होगा, अगर ये 10 ग्राम का है तो ये भी 10 ग्राम का। एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये एक प्रॉपर्टी थी। तो ये क्या था, एटम ऑफ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल, ठीक है। चौथा आता है इसी का ही उल्टा, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट आर डिफरेंट, ऑल राइट। एटम कंबाइन इन स्मॉल होल नंबर टू फॉर्म कंपाउंड, ठीक है। एटम कोई भी स्मॉल होल नंबर्स में कंबाइन करता है, क्या बनाने के लिए? एटम आर ऑलवेज कांस्टेंट इन रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम इज कांस्टेंट। नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम हमेशा कांस्टेंट रहते हैं किसी भी एक एलिमेंट के अंदर, ठीक है। तो ये इसके 6 पोस्टुलेट्स थे। इन पे कई बार क्वेश्चन आता है, वैसे नहीं भी आता है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बट आप इनको एक बार गो थ्रू कर लेना, ठीक है। इसके बाद में कंसेप्ट आता है आपका एटम पे चलते हैं। तो एटम सबसे पहली बात तो किसने डिस्कवर किया था? किसने किया था? डाल्टन ने किया था, ठीक है। उसके बाद में एटम का जो कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे कि ये सबसे छोटा पार्टिकल, किसी भी कोई भी हमने सब्सटेंस ली, किसी भी एलिमेंट लिया, कंपाउंड लिया, उसका सबसे छोटा पार्ट क्या है? एटम है। तो एटम की एक प्रॉपर्टी होता है कि एटम यूजुअली इंडिपेंडेंट स्टेट में एग्जिस्ट करता है, मतलब करेगा भी या नहीं भी करेगा, ठीक है। ये एक प्रॉपर्टी होती है इसकी। उसके बाद में एटम का कुछ मास होता है, ठीक है। जैसे कि हमने 2 एटम कंबाइन किए, ठीक है, उसका एक मॉलिक्यूल बन गया। 2 एटम को कंबाइन किया तो एक मॉलिक्यूल हमारे को देखने को मिलेगा, ठीक है। मास होता है एटॉमिक मास, जैसे कि कोई भी हमने एलिमेंट लिया, ठीक है, जैसे कि किसी कार्बन लिया हमने, तो कार्बन का मास कितना है? 12 है, ठीक है। तो ये कैसे आया 12? तो सबसे पहली बात तो जब हम एटॉमिक मास निकालने जा रहे थे तो सबसे पहले हमने ऑक्सीजन को लिया था, ठीक है, कि ऑक्सीजन की रेफरेंस में हम सारे एटॉमिक मास को निकालेंगे, ठीक है। तो ऑक्सीजन को क्यों लिया? तो पहला पॉइंट था कि ऑक्सीजन जो थी वो हर एलिमेंट के साथ, हर एक चीज़ के साथ रिएक्ट करती थी, ठीक है। पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा ये था कि ऑक्सीजन जो थी जब वो रिएक्ट करती थी तो वो होल नंबर में रिएक्ट करती है, मतलब कोई भी मास हमारे को मतलब पॉइंट्स में देखने को नहीं मिल रहा था या फिर इरेशनल नंबर नहीं देखने को मिल रहा था। मतलब ऑक्सीजन जब भी कंबाइन करनी थी तो एक होल नंबर के अंदर कंबाइन कर रही थी, ठीक है। ये बात आप याद रखना। तो एटम का एटॉमिक मास में ऑक्सीजन को क्यों लिया? पहला, रिएक्ट विद ऑल। दूसरा, रिएक्ट इन होल नंबर, ठीक है। इसके बाद में अब कार्बन, इस ऑक्सीजन को हटा के कार्बन की रेफरेंस में हम लेते हैं एटॉमिक मास को, C12 की रेफरेंस में लेते हैं। वो क्यों लेते हैं? क्योंकि कार्बन का जो मास था वो AMU को सेटिस्फाई कर रहा था, एटॉमिक मास यूनिट को सेटिस्फाई कर रहा है, इसीलिए अब हमने ऑक्सीजन को हटा के कार्बन के ऊपर स्विच ओवर कर लिया है, ठीक है। तो ये बात आप याद रखना कि ऑक्सीजन को क्यों लिया था, क्योंकि वो रिएक्ट करता है सबके साथ और होल नंबर में रिएक्ट करता है, ठीक है। कार्बन को क्यों लिया? क्योंकि उसका जो मास था वो AMU को डिफाइन कर रहा था, एटॉमिक मास यूनिट को डिफाइन कर रहा था, इसलिए हमने अब कार्बन को लिया है, ठीक है। इसके बाद में एक आता है आपका मॉलिक्यूलर मास। जैसे कोई भी मॉलिक्यूल लिखा मैंने, H2O लिखा, तो इसका मास निकालना है मेरे को। तो हाइड्रोजन का 2, ऑक्सीजन का 16, तो टोटल मास हो गया 18। तो ये क्या होगा? ये मॉलिक्यूलर मास हो गया, ये एक मॉलिक्यूल का मास है, ठीक है। तो ये मॉलिक्यूलर मास हो गया। तो एक होता है आपका फॉर्मूला मास। तो फॉर्मूला मास और मॉलिक्यूलर मास में क्या डिफरेंस है कि फॉर्मूला मास जो होता है वो आयनिक कंपाउंड्स का निकलता है, जैसे कि NaCl है, तो NaCl का क्या निकलेगा? फॉर्मूला यूनिट मास होगा। मतलब फॉर्मूला यूनिट मास सिर्फ आयनिक कंपाउंड्स का निकल सकता है, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी निकल सकता है, लेकिन फॉर्मूला मास अगर आपको निकालना है तो वो सिर्फ आयनिक कंपाउंड्स का निकलेगा, ठीक है। तो ये बात आप याद रखना। इसके बाद में आपका आता है मोल कंसेप्ट। मोल कंसेप्ट सारे यूं करते रहते हैं, मोल कंसेप्ट, जबकि मोल कंसेप्ट है कुछ नहीं।
आपको सिर्फ एक चीज याद रखनी है, 6.022 इंटू 10⁻23, इसको बोलते हैं एवोगैड्रो नंबर। ये क्या है कि जैसे हमने कोई एक कंपाउंड लिया, हमने एक मोल लिया, एक मोल कार्बन लिया, कार्बन का हमने एक मोल लिया, उसके अंदर कितने एटम होंगे? 6.022 इंटू 10⁻23, एक मोल कार्बन के अंदर। ठीक है, एक मोल कार्बन का मास कितना होगा? 12 ग्राम होगा, ये आप सबको पता है। ठीक है, अब इससे वो क्वेश्चन कैसे पूछता है? मान लो 2 मोल कार्बन ले लिया हमने, उसके अंदर कितने एटम होंगे? तो इसका डबल हो जाएगा। कितना मास होगा? इसका डबल हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है। अब ये मोल ऑफ कार्बन है, ये मैंने एग्जांपल दिया था, ये कोई भी पार्टिकल हो सकता है। जैसे एक मोल ऑफ हाइड्रोजन है तो उसके अंदर कितना मास होगा? यह 1 ग्राम आ जाएगा। ठीक है, अगर ऑक्सीजन ले लेते हैं तो यहाँ 16 ग्राम आ जाएगा। ठीक है, ऐसे होता है ये। अब इसमें आपसे पूछ सकता है, अब इसमें आपसे क्या क्या पूछ सकता है? जैसे ये पूछ लेगा कि 3 मोल हमने हाइड्रोजन लिया तो उसके अंदर कितने एटम्स होंगे? तो आप इसको सिंपल 3 से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, तो 1 के अंदर इतना है तो 3 के अंदर कितना हुआ? या फिर आपसे पूछ लेगा 3 के अंदर इतना है तो 1 के अंदर कितना हुआ, तो उसको डिवाइड कर देना। ऐसे ही मास का। ठीक है, तो ये सिंपल मोल कंसेप्ट, इसको ज्यादा डेप्थ मत पढ़ो, बस एक चीज याद रखो, ये 3 चीजें याद रखना। 6.022 10⁻23 इज इक्वल टू 1 मोल, 1 मोल के बराबर होगा किसी भी एटम के, और उसका जितना मास है उसके बराबर होगा। ठीक है, अब आपसे मास पूछ सकते हैं 3 मोल के अंदर कितना मास होगा, तो मास को 3 से मल्टीप्लाई कर दो। 4 के अंदर कितना होगा? 4 से मल्टीप्लाई कर दो। 10 का दे के 2 का पूछ रहे तो डिवाइड कर दो। बाद में होता है नेगेटिव चार्ज, जैसे जो अनायन होते हैं आपके NaCl, उसमें एक नेगेटिव चार्ज होता है, एक पॉजिटिव चार्ज होता है। तो नेगेटिव चार्ज को बोलते हैं अनायन, पॉजिटिव चार्ज को बोलते हैं कटायन। ठीक है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में इतना ही था। 2 एटम को मिला के मॉलिक्यूल बन जाता है, जैसे H2O, ये आपका क्या हो गया? मॉलिक्यूल हो गया। किसी भी 2 मॉलिक्यूल, हाँ मॉलिक्यूल हो गया ये। और एलिमेंट्स एटम्स को मिला के कंपाउंड बनते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी एटम्स और मॉलिक्यूल में। मोल कंसेप्ट पे क्वेश्चन बनता है इसमें सारे चैप्टर में। ज़्यादा से ज़्यादा डाल्टन के पोस्टुलेट्स पूछ लेगा, वरना तो मोल कंसेप्ट पे ही बनेगा। और बस इतना छोटा सा ही चैप्टर था, आप इसको रिवाइज करें एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू।